अगर हम देखें तो इन द लास्ट 1 decade और 2 decades क्राइम हैज इवॉल्व्ड अ लॉट। आपके वास्ट एक्सपीरियंस के अंदर हाउ डू यू फील कि इतने चेंजेस के साथ पुलिस कैसे इवॉल्व कर रही है? और क्राइम के ट्रेंड में बहुत फर्क आया है। पहले फिजिकल क्राइम होते थे, अब डिजिटल क्राइम का जमाना आ गया है। टेररिज्म को आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस डीबी फेस कर रही है? जहाँ तक बात टेररिज्म की है, टेररिज्म का सबसे बड़ा जो चीज है उसमें ये है कि उनको पॉपुलैरिटी चाहिए, उनको एक सेंसेशन क्रिएट करना है। दिल्ली हमारा राजधानी है देश की, यहाँ कोई भी छोटी सी बात होती है तो लाइमलाइट में आता है। तो सर कम्युनिटी का रोल आप कैसे देखते हैं? ये दुर्भाग्य की बात है कि पेरेंट्स को बच्चों की गलतियां सबसे बाद में पता चलती है। सर ये ड्रग्स आपको लगता है बड़े शहरों की प्रॉब्लम है या पूरे इंडिया में फैलती जा रही है? जो आदमी डिलीवरी कर रहा है वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे के सारे बैक चैनल ऑब्सक्योर हैं, क्योंकि ड्रग ट्रैफिकर्स जो है उनका स्ट्रक्चर एक ओनियन की तरह है, लेयर्ड है वो लोग। आपका इतना लंबा करियर रहा है, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग ऑपरेशन रहा हो? एक डीटीसी के बस में एक आदमी जेब तराशी कर रहा था, यंग लड़का था, उसने जबरदस्ती पकड़ लिया उसका हाथ। जेब तराशी कर रहा था, जो पिक पॉकेटिंग कर रहा था, उसका इंडेक्स फिंगर चाकू के बीच में आ गया और पूरे का पूरा चाकू छीना झपटी में ये उंगली कट के गिर गई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू द अभिषेक डॉक्ट्रिन। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट एसीपी राकेश सर, जिनका बहुत लंबा अनुभव है ऑर्गेनाइज क्राइम्स, ड्रग ट्रैफिकिंग, मॉडर्न पुलिसिंग के अंदर ग्राउंड होल्ड एक्सपीरियंस है। तो वेलकम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन एक आई ओपनर होगा, ना केवल मेरे लिए बाकी पूरी व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल। तो चलो एक बार पूछते हैं सर से, सारा एक्सपीरियंस उनका, सर का सारा निचोड़ लेने की कोशिश करेंगे हम आज। सर 2-3 चीज़ें मुझे पूछनी थी, स्पेशली क्राइम के बारे में, ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में। अगर हम देखें तो इन द लास्ट 1 decade और 2 decades क्राइम हैज इवॉल्व्ड अ लॉट। बहुत कुछ चेंजेस आए हैं एज कम्पेयर टू 20 साल पहले कैसे होता था। तो आपके वास्ट एक्सपीरियंस के अंदर हाउ डू यू फील कि इतने चेंजेस के साथ पुलिसिंग कैसे कोप अप कर रही है, पुलिस कैसे इवॉल्व कर रही है और क्राइम कैसे इवॉल्व कर रहा है? आप बिल्कुल सही कहते हैं। पिछले 1 और 2 दशक की जब आप बात करते हैं तो क्राइम के ट्रेंड में बहुत फर्क आया है। पहले फिजिकल क्राइम होते थे, अब डिजिटल क्राइम का जमाना आ गया है। अब उदाहरण के रूप में पहले ड्रग ट्रैफिकिंग होती थी या कोई भी इस तरह का चीज था तो ह्यूमनली करते थे। अब तो ट्रेडिशनल क्राइम जो थे उसके जगह पे अब डिजिटल क्राइम हो गए हैं। पहले इस्तेमाल चाकू छुरी होता था, आज उसके जगह पे मोबाइल फोन और लैपटॉप हो रहे हैं। अगर ड्रग डिलीवरी भी है तो बहुत से जगहों पे फिजिकल तरीके से पहले होता था, एक मैनुअल तरीके से कोई आके जाता था, अब पार्सल से या ऑनलाइन बुक करके मंगाया जा रहा है। लार्ज स्केल पर अगर देखें तो ड्रग्स के एयर ड्रॉप हो रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर। तो इस तरीके से काफी बदलाव आया है। उसी प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से पुलिस भी अपने आप को चेंज कर रही है। तो सर देखते हैं कि जैसे 10-20 साल पहले सीसीटीवी कैमरास इतने सारे नहीं होते थे, अब बहुत जगह अब साइबर पुलिसिंग काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है। अब हर चीज़ आपके मोबाइल पे, इंटरनेट से कनेक्टेड हो रही है। तो आई एम श्योर ये दोनों साइड पे ही हेल्पफुल रहता होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले मोबाइल फोन हमारे पास नहीं होते थे या कैमरे इतने, सीसीटीवी फुटेज इतनी हासिल नहीं होती थी क्राइम डिटेक्शन के लिए, लेकिन अब काफी हद तक इन चीजों को पाया गया। पर दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि सिर्फ शहरों में ही, बड़े दिल्ली जैसे महानगरों में ही ये चीजें हैं। सीसीटीवी कैमरा अब भी बहुत यूजफुल है, आज के डेट में बहुत रिलेवेंट है और वाइड स्प्रेड होने चाहिए अक्रॉस ऑल द इंडिया। इससे क्राइम को कंट्रोल करने में बड़ा मदद मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जब एक जगह क्रिमिनल को भी लगता है कि यहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है तो वहाँ वारदात होने के चांसेस कम होते हैं। हाँ सर, बिकॉज पिछले देख रहे हैं हम, जस्ट बिकॉज इन कैमरा इंस्टॉलेशन से थोड़ा क्राइम में कुछ तो कमी आई है। स्पेशली क्राइम अगेंस्ट वुमेन जितने भी होते थे, अब दे कैन ट्रैवल सिक्योरली काफ़ी हद तक। बिल्कुल, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि कैमरा लगने के साथ भी बढ़िया विजिबिलिटी हो, उसके लिए कैमरे की क्वालिटी अच्छी हो और साथ में लाइटिंग भी प्रॉपर हो, तभी ये इफेक्टिव हो पाता है। अदरवाइज कई बार सीसीटीवी जब हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं, चेक करते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि आदमी आ रहा है, मूवमेंट हो रही है, बट फिजिकली फेस जो है वो रिकॉग्नाइज करने लायक नहीं होते हैं। ये एक थोड़ा सा इशू बन रहा है।
श्योर सर, विद द स्पैन ऑफ टाइम वो भी सही होगा। पर सर अभी आपने एक बहुत अच्छे टॉपिक टच किया था ड्रग्स के लिए। सर ये ड्रग्स आपको क्या लगता है बड़े शहरों की प्रॉब्लम है या पूरे इंडिया में फैलती जा रही है? और सेकंड क्वेश्चन मेरा इसके अंदर आपसे ये था कि तो जब भी हम चेक करते हैं न्यूज़ के नाम या मेन से मीडिया तो कवर करता है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि एंड यूजर जो पकड़ा गया, जो कंज्यूमर है। बट व्हाट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और द एंटायर बिगर एंटिटीज जो बैक एंड पे इस पे काम कर रही है, जो एक्चुअली ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर रही है या फिर ड्रग्स लेके आ रही है, उन तक कैसे पहुंच बनाती हैं? देखिए, ड्रग्स का इशू जो है, खास करके पहले एक सेंटेंस में आपका जो बेसिक क्वेरी है कि एंड यूजर ही क्यों पकड़ा जाता है या एंड सेलर ही क्यों पकड़ा जाता है, क्योंकि ड्रग ट्रैफिकर्स जो है उनका स्ट्रक्चर एक ओनियन की तरह है, लेयर्ड है। वो लोग, जो आदमी डिलीवरी कर रहा है वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे के सारे बैक चैनल ऑब्सक्योर हैं, उनको डेवलप करना पड़ता है। लेकिन जब हम ड्रग्स की या नशे की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले इसको होलिस्टिक व्यू में समझना चाहिए। देखिए, हमारे समाज में भारत में हिंदू लोग जो करते हैं ड्रग्स का, नॉट एग्जैक्टली इन द सेंस ऑफ ड्रग, लेकिन नशा का एक कल्चरल वैल्यू है। जब हम बात करते हैं तो सोमरस की बात करते हैं, जब हम पूजा करते हैं तो भांग धतूरे की बात करते हैं, तो इस तरह से है। और हमारे समाज में हाँ, ड्रग्स को बहुत बुरा माना नहीं गया है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सामाजिक त्योहारों में, जैसे होली में भांग का प्रचलन या शराब का प्रचलन, आपको बड़ी हैरत होगी ये जान के कि शराब और सिगरेट, ये दो नशा ऐसे हैं जिससे मैक्सिमम डैमेज है। सबसे ज्यादा सिगरेट खतरनाक है। सिगरेट जैसे, इस बात को दूसरे तरह से समझिए कि अगर एक छोटा बच्चा है और उसे हम 4 सीढ़ियों को चढ़ा देते हैं और उसके बाद वो स्वतः सीख जाता है। सिगरेट से शुरू करता है बच्चा या कोई भी आदमी सिगरेट पीना शुरू करता है, उसके बाद शराब पे आया, उसके बाद कोई भी ड्रग्स पीना शुरू कर देता है। तो हमें उसको शुरुआत से ही अगर रोकना है तो हमें सिगरेट पे पाबंदी या जो भी इस तरह के हमारा कल्चरल वैल्यू है उसको रोकने की जरूरत है। और यहाँ एक यह भी महत्वपूर्ण बात है कि शराब और सिगरेट, ये दोनों सरकार को चाहिए तुरंत रोकना। और शराब के लिए तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि सेक्शन आर्टिकल 47 में कॉन्स्टिट्यूशन के शराब को पाबंदी लगाने का बाजाबता मेंशन है, लेकिन फिर भी आज तक नहीं कर पाई। वापस आते हैं हम हार्ड ड्रग्स पे। ड्रग्स की उपलब्धता कम हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की ये जरूर फेल्योर है कि 100% नहीं हो पा रहा है। एनसीआरबी और बाकी एजेंसीज हमेशा इस प्रयास में लगी रहती हैं कि जो सोर्स हैं उनको पकड़ा जाए और इसको कम किया जाए। सही बात है सर। बस ये ना जो आपने सिगरेट बैन के ऊपर कहा है, सरकार का मेन रेवेन्यू वहाँ से आता है। जो पिछली दिल्ली की सरकार थी वो तो उसका तो गिरने का मेजर रीजन ये था कि उसने एक के साथ एक फ्री देने की बात कर दी थी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, शराब पे जीएसटी नहीं लगने दिया स्टेट्स ने। शराब स्टेट का सब्जेक्ट है। शराब पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, वैट लगता है। और आपको जान के बड़े आश्चर्य होगा कि नेशनल एवरेज 13.7% है रेवेन्यू का शराब से। और बिहार, छत्तीसगढ़, बिहार तो ने बंद कर दिया, यूपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटका जैसे स्टेट में जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसका ऑलमोस्ट 20% तो एक्साइज से आ रहा है। तो बताओ सर, आप शराब बंद करवा दोगे तो सरकार जिएगी कैसे? पर उससे एसोसिएटेड ये भी तो देखिए कि कितने लोगों को बीमारियां होती हैं, लीवर की प्रॉब्लम्स होती है। सही बात है सर। बट ये तो सोसाइटी को अपने आप ही देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। देखिए, सोसाइटी की हम बात करते हैं तो हमें समाज को भी समझना पड़ता है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। देखिए, एक तरफ तो सिगरेट को कहते हैं कि सिगरेट से खराबी है या शराब से खराबी है, और दूसरे तरह उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, बेचने भी देते हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और ये एक विशियस सर्किल है। अगर मान लीजिए एक आदमी सिगरेट पी रहा है या शराब पी रहा है तो बीमार होगा, उससे दूसरी चीज, उसका खर्चा और बढ़ता है। लेकिन
हमारा इकोसिस्टम ऐसा हो गया है कि हम लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि किस चीज को तो हमें प्रमोट करना है, किस चीज को बैन करना है और किस चीज को चलने देना है। सही बात है सर, बट देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है इन चीज़ों का। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। या बट सर जो हार्ड ड्रग्स हैं, स्पेशली जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं लाइक कोकेन और या LSD, बिकॉज इसका बहुत हद तक यूज टेरर फंडिंग के अंदर भी होता है। बिल्कुल होता है। उसके साथ पुलिसिंग कैसे कंट्रोल करती है? क्या NCB के साथ कोऑर्डिनेशन रहती है या देखिए, क्रॉस टीम रहता है? देखिए इसके लिए एक अगर हम मोटे तौर पे समझने की कोशिश करें, छोटे स्केल पे अगर हम देखें तो लोकल पुलिस की का सबसे ज्यादा अहम रोल है। लोकल पुलिस के बाद फिर थोड़ा और लार्जर प्रोस्पेक्टिव पे देखें तो एनसीबी काम करती है। उसके बाद अब टेरर फंडिंग की जहां बात होती है तो NIA पिक्चर में आता है, ED पिक्चर में आती है, और एक होलिस्टिक व्यू लेके इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पे और बाकी चीजों को डेवलप करके कार्रवाई की जाती है। सर जब हम टेरर फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो सर टेररिज्म को आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस DB फेस कर रही है? गिवन द फैक्ट जो अभी जैसे रेड लाल किले पे जो अटैक हुआ था, उससे पहले जो दिल्ली के अंदर एक हिस्ट्री रही थी, पहले हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ब्लास्ट, छोटा या बड़ा ब्लास्ट हो ही रहा था, चाहे सरोजनी नगर की मार्केट का ब्लास्ट हो, चाहे CP के ब्लास्ट हो। बट फिर एक बहुत लंबा गैप आया, फिर अचानक से रेड फोर्ट का होता है। आप कैसे चेक कर रहे हैं? बिकॉज दिल्ली के अंदर कंस्ट्रेंट है ना कि आप हर बंदों को नहीं देख सकते गिवन द पॉपुलेशन और जो चीज़ें हैं, ये घास के उसमें एक सुई को ढूंढने वाली बात होती है। तो उसमें आप पुलिसिंग का इफेक्ट कैसे देखते हैं? क्या ये ह्यूमन इंट पे काम होता है या टेक इंट पे हो रहा है? इंटेलिजेंस गैदरिंग कैसे होती है? कैसे? देखिए ये सारे जो काम होते हैं ये बड़े शिद्दत से और टेक्निकली सर्विलेंस से की जाती है। आपने अभी नवंबर में जो बॉम्ब ब्लास्ट दिल्ली में हुआ था उसकी बात की। इसके आप तह में जाएंगे तो देखेंगे कि एक पुलिस का या इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये एक प्रीएम्प्टिव जॉब है। जम्मू कश्मीर में पोस्टर चिपकाए जा रहे थे, पोस्टर चिपकाने को उन्होंने इतना सीरियसली लिया, उसके CCTV फुटेज से बंदे ट्रेस किए और उसके बाद एक पूरी चेन निकल के आई, एक नया मॉड्यूल आया। जी, वाइट कॉलर टेररिज्म। बस ये समय की बात थी, अगर वो जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया पकड़ा जाता तो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता, लेकिन ये भय में और अपने नहीं नासमझी की वजह से उनको करना पड़ा। जहां तक बात टेररिज्म की है तो टेररिज्म का सबसे बड़ा जो चीज है उसमें ये है कि उनको पॉपुलैरिटी चाहिए, उनको एक सेंसेशन क्रिएट करना है। दिल्ली हमारा राजधानी है देश की, यहाँ कोई भी छोटी सी बात होती है तो लाइमलाइट में आता है, इंटरनेशनल न्यूज बनता है, इसलिए दिल्ली को टारगेट किया जाता है। दिल्ली में जनता भी इतनी अवेयर है कि कोई भी लावारिस वस्तु है उसको भी टच नहीं करती, 100 नंबर पे हमारे कॉल कर देती है, अब तो 112 हो गया। तो कुल मिला के लोकल पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और जनता इस समस्या को ठीक से डील कर रही है। और जैसा आपने पॉइंट आउट किया, एक समय था जब सीरीज ऑफ ब्लास्ट होती थी, आज के डेट में काफी कम है। इसका बहुत अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में सोचना और समझना चाहते हैं तो हमें जो नेशनल लीडरशिप है, जो स्टर्न स्टैंस लिया गया है टेररिज्म के खिलाफ, इंटर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ, इसका भी बहुत रोल है। बिल्कुल सर, बिकॉज सर ये है ना कि कोई भी पुलिसिंग हो या पुलिस कोई सी भी फोर्स हो, आपको तो 100% सक्सेसफुल होना है किसी भी चीज़ को रोकने के लिए। उनको सिर्फ एक ही बार कामयाब होना है। एंड पीपल डोंट टॉक फॉर दोज गोल्स जो आपने प्रिवेंट करे हैं। जब बिकॉज न्यूज़ में भी इतना नहीं आता, न्यूज़ में भी ये दो ही केस आते हैं, या तो हमला हो गया या फिर कुछ बहुत बड़ी चीज़ रोक दी गई या फिर कोई राइट्स हो गया, ये सब चीज़ें ही आती हैं। बट वो जो चीज़ें जो पर्दे के पीछे की मेहनत है, जहाँ पे इन सबको होने से पहले ही रोका जाता है, मैं तो कहूँगा वो कभी न्यूज़ में नहीं आते। इनफैक्ट ये दिल्ली ब्लास्ट भी पर्दे के पीछे रोकने वाली ही चीज़ थी। अगर ये पूरा का पूरा मॉड्यूल बस ना होता तो दिल्ली में कोहरा मच चुका होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिल्ली के स्पेशल सेल ने, बाकी बॉम्बे में भी कई जगह ऐसे चीजों को प्रीएम्प्टिव तरीके से रोका गया है और बहुत ज्यादा उसको पब्लिसाइज नहीं किया जा सकता। जब भी इंटेलिजेंस एजेंसी कोई काम करती है और सक्सेसफुल होती है तो वो कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आता। अब जैसे आप इस बॉम्ब ब्लास्ट की बात कर रहे हैं नवंबर वाले, तो अगर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता तो ये मामला इतना सेंसिटाइज नहीं होता, इतने लोग इसके प्रति अवेयर नहीं होते। पब्लिक को ये दिखता है कि आदमी, इनोसेंट आदमी मारे गए,
इससे उनका सेंटिमेंट हर्ट होता है, चीजें ज्यादा पॉपुलेट होती है और लोगों के ज्यादा नजर में आता है। मतलब टेररिज्म ने भी अपने को बहुत इवॉल्व कर लिया। अब देखो, पहले बोला जाता था कि ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो ये इस कामों के अंदर आ रहे हैं, गरीब है तो इस काम में आ रहे हैं। बट डॉक्टर्स, सर किस प्रोफेशन पे विश्वास करें? ये तो वाइट कॉलर है। आपके और मेरे जैसे नॉर्मल इंसान है। अगर आप डॉक्टर हो तो आप नॉर्मली इंसान की तरह जाओगे, आपकी चेहरे पे दिख जाएगा कि ये पढ़ा लिखा इंसान जा रहा है, राइट? बट अब ऐसे ऐसे लोग भी इन एक्टिविटीज में आ रहे हैं, तो कैसे हम इसको लार्जर स्केल में बस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है कि ये जैसा आपने बताया कि ये पढ़े लिखे लोग क्यों इन चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कल्चरली और रिलीजियसली इन चीजों से जुड़े हुए हैं, जो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। ये लोग, इनको कैसे रेडिकलाइज किया जा रहा है, इस चीज को एनालिसिस करके ठीक से टैकल करने की आवश्यकता है। हर इंडिविजुअल को पुलिस स्कैन पे नहीं रख सकती है, कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं रख सकती है। जहां कोई रेड फ्लैग दिखाई देता है उसके बाद फॉलो अप एक्शन करते हैं। मतलब देखो ना, अब पढ़े लिखे लोग रेडिकलाइज होते हैं मोस्टली थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट या साइबर, उस पे डार्क वेब पे। तो काफ़ी टाइम तक देखा जा रहा है कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। अब बिकॉज दूर से बैठ के आप एक फेसबुक एक रील पोस्ट दे दो या फिर कोई और सोशल मीडिया का लिंक दे दो, कोई वीडियोस ईमेल कर दो या ड्राइव पे शेयर कर दो, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्राइम इंडोक्ट्रिनेट हो रहे हैं लोग। तो इसको प्रिवेंट कैसे करें हम? देखिए, समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो लॉ अबाइडिंग और एक जो समझते हैं कि लॉ की जरूरत क्या है। आप रास्ते में भी देखेंगे, एक आदमी रेड लाइट पे रुक जाएगा और एक आदमी रेड लाइट की परवाह नहीं करेगा। तो हर समाज में ऐसे लोग रहेंगे। अब बहाना चाहे रेडिकलाइजेशन का बन जाए या कोई और, इनको संभालना, समझना, इनके लिए तो प्रिवेंटिव एक्शन ही जरूरी है। तो साइबर क्राइम में हम प्रिवेंटिव एक्शन ले कैसे रहे हैं? बिकॉज हमारे पास तो यानी कि हम आईपी ब्लॉक देखिए, कर रहे हैं या कैसे जज करते हैं? देखिए, साइबर क्राइम इसलिए बढ़ा है क्योंकि हमारी अब जो जीवन पद्धति है वो साइबर बेस्ड हो गई है। अगर आप अपने बचपन की बात सोचें तो आपके बचपन में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी। आज के बच्चों के पास सबके हाथ में मोबाइल है और सबके पास इंटरनेट है। हमारे जमाने में फिजिकल पैसे हम देते थे तो वहां साइबर का कोई महत्व नहीं था। लेकिन आज बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इंडिया में तो हर आदमी सब्जी भी खरीदने जाता है, इवन ई रिक्शा वाले को भी पैसे दे रहा है। कर रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि एक ऐसा डोमेन आ गया, हमारे समाज इवॉल्व होके डिजिटलाइज हो चुकी है और काफी हद तक जितने पेमेंट सिस्टम है, पेमेंट गेटवे हैं, सब इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। इसी में से, इसी को समझते हुए बहुत से नए क्रिमिनल्स आ गए जो उसका इस्तेमाल करने लगे। साइबर को समझने के लिए इनिशियली पुलिस भी उतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, इतनी समझदार नहीं थी, और मैं तो ये कहूंगा कि काफी रिलक्टेंट भी थी। उदाहरण के रूप में ये समझिए कि एक आदमी का अगर 20,000 रुपए उसके अकाउंट से कट जाता है और उसको पुलिस स्टार्ट करती है इन्वेस्टिगेशन, मान लीजिए हम दिल्ली से करते हैं, और ये पता लगता है कि जाम तारा से कहीं से पैसे वो निकले हैं। उसके बाद ये पता लगता है कि जहां पैसे ट्रांसफर हुए हैं वो बॉम्बे में है। तो इतने छोटे से अमाउंट के लिए बहुत ज्यादा मेहनत था, इसलिए पुलिस कहीं ना कहीं पीछे हटी, जिसका डिजिटल फ्रॉडस्टर्स ने अच्छा स्कोप इसमें समझा और अपने आप को इवॉल्व करते करते अब तो कंबोडिया और अलग कई कई देशों में जाके अपना एस्टेब्लिश कर दिया। ये इसी का परिणाम है कि इंडियन पुलिस या साइबर एक्सपर्ट उनको नैब कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना लोकेशन ही चेंज कर लिया देश से बाहर। आई एम श्योर, जैसे कि आपने पहले भी बता रहे थे कि हर चीज़ सामने नहीं बोली जा सकती, बट जब हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आपने कहा था कि हाँ, साइबर क्राइम के लिए और साइबर डॉक्ट्रिनेशन को रोकने के लिए पुलिस ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करी हैं। इनके जितने भी क्रिमिनल मोड्स हैं इनको बस्ट किया है। डेट्स हाउ कि अब इतनी ज़्यादा रेडिकलाइजेशन की वीडियोज़ नहीं आ पाती हैं, आती हैं तो पकड़ी जाती हैं। और जो मैं अभी जो दूसरी बात जो अभी आपने बताई थी साइबर मनी की, बिकॉज हमने देखा डिजिटल अरेस्ट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड स्टार्ट हुआ था कि मैं जज बात कर रहा हूँ, मैं आईबी से बात कर रहा हूँ, फिर मैं इंटरपोल से बात कर रहा हूँ, आपका सो एंड सो आपका ड्रग का पैकेट पकड़ा गया है। वो भी तो ये था, डिजिटल एक्सटॉर्शन ही थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब मेरा ध्यान एक दूसरे तरफ जाता है।
आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि बड़े पढ़े लिखे लोग या सीनियर सिटीजन डिजिटल फ्रॉड में विक्टिम बन जा रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि ना तो हमें लॉ की समझ है, ना हमें डिजिटल चीजों को ठीक से करने की समझ है। आपने बात की डिजिटल अरेस्ट की। देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक पढ़ा लिखा इंसान, उसे ये पता नहीं है कि पुलिस काम कैसे करती है या इंडिया में जो लॉ एजेंसीज है वो काम कैसे करती हैं। कोई भी किसी को फोन से कैसे कहेगा कि आपको अरेस्ट कर दिया? कोई भी किसी को कैसे ये फोन पे कह सकता है कि आप कोर्ट में पेश हो जाएंगे? तो ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। और मैं तो ये कहूंगा कि हर आदमी को हमें समझाने की जरूरत है। अभी आप देखेंगे रिसेंटली एक नाना पाटेकर का एड भी इस पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। तो प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है, पुलिस भी प्रयास कर रही है। अब साइबर के किसी भी साइबर फ्रॉड के लिए डेडिकेटेड पोर्टल है आज के डेट में, डेडिकेटेड नंबर हैं जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। FIU भी काफी एक्टिव है। और पहले जो चीज नहीं थी वो अब हो गया है। साइबर के फ्रॉड में दो इसमें महत्वपूर्ण पहलू है। पहला पहलू तो ये है कि जो अमाउंट आपका चीट हुआ है उसकी रिकवरी, और दूसरा जिसने फ्रॉड किया है, चीटिंग की है, उसको पकड़ना। पहला रोल बहुत अच्छे से पहले टेक केयर नहीं किया जाता था। मनी ट्रेलिंग वाज नॉट सो इजी। आज के डेट में बैंकिंग सिस्टम में ट्रेलिंग के लिए रेड फ्लैग्स काफी हैं और बड़े प्रोएक्टिव तरीके से ये काम किया जा रहा है। हाँ सर, ये बहुत अवेयरनेस के कैंपेन्स रन हुए थे इसके अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी और दिल्ली पुलिस ने भी काफ़ी इनिशिएटिव लिया था कि आप घबराओ मत, ऐसा कोई कॉल आए तो तुरंत साइबर क्राइम पे रिपोर्ट करो। हाँ, आप तुरंत किसी के क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से फ्रॉड हो जाता है तो आप तुरंत रिपोर्ट कीजिए। द मोमेंट पोर्टल पे आप डालते हैं तो बैक एंड पे एक आदमी बैठा है, उसका काम ही यही है कि वो पैसे को ब्लॉक करेगा। जहां जहां भी अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है उसको वो चेक करेगा, उसको फ्लैग करेगा, उसको करेगा। लेकिन प्रॉब्लम फिर दूसरी शुरू हो जाती है। जैसे पुलिस आगे एक कदम आगे बढ़ाती है, क्रिमिनल उससे एक और कदम आगे बढ़ा लेते हैं। अब म्यूल अकाउंट्स का चलन हो गया है। म्यूल अकाउंट्स इस तरह के अकाउंट्स होते हैं जिसमें किसी भी आदमी को मामूली सा लालच देके उसके अकाउंट को इस्तेमाल किया जाता है और उसमें पैसे ट्रांसफर करते हैं और उससे कैश निकाल लेते हैं। एक इनोसेंट आदमी उसके लिए फंस जाता है। बिकॉज फर्स्ट सर इनोसेंट तो हम उसको नहीं मानेंगे, लालच तो है ही, लेकिन जितनी उसकी गलती है उससे ज्यादा किताबी रूप से अगर देखें, कानूनी रूप से देखें तो अनअवेयर होके उसने एक ऐसा अपराध किया जिसका दंड बहुत भारी है और इसके बारे में उसे पता भी नहीं था कि जो अपराध कर भी रहा है। हाँ, मेंस रिया नहीं था।